Good morning, students. Today we are going to discuss chapter number 3, data handling. So, data handling, firstly, we'll have a quick review of all the things that we have learnt about data handling in our previous classes. That is till class 6th. So, first thing is, what is data? Data handling, that is the name of our chapter. So, we must know और वी शुड ऑलवेज रिमेंबर व्हाट द टर्म डाटा मीन्स. तो जैसा हमने 6th में पढ़ा था, डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स. सेकेंड थिंग, इट हैज़ नो मीनिंग. तो दो जो बातें हैं, ये दोनों बातों को अब मैं आपको अच्छे से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ. जब हम ये कहते हैं कि डाटा कलेक्शन है रॉ फैक्ट्स और फिगर्स का, तो हमें पता होना चाहिए फैक्ट्स का क्या मतलब है और फिगर्स का क्या मतलब है. फिगर्स मीन्स नंबर्स, जैसे कि 18, 20. आपको अगर याद होगा तो आपके एग्ज़ाम में ऐसा आता है कि राइट द रोल नंबर इन फिगर्स, और दूसरा आता है राइट द रोल नंबर इन वर्ड्स. तो जो उसमें आप करते हो राइट द रोल नंबर इन फिगर्स, दैट इज़ कि उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना है, यानी नंबर के फॉर्म में लिखना है. जैसे 18, 20, 15 कुछ भी नंबर अगर होता है तो हम उसको फिगर्स कहते हैं. अब आती है बात की फ़ैक्ट्स क्या होते हैं. फैक्ट्स यानी अगर आप सपोज़ कोई चीज़ को डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड डाटा है, ठीक है, तो कलर से सपोज़ करो कि आप किसी चीज़ का कलर डिस्क्राइब कर रहे हो, तो रेड एक फैक्ट है, ब्लू फैक्ट है, ग्रीन भी फैक्ट हो सकता है, और इसी तरीके से कोई भी फैक्ट हो सकता है. अब जो मैंने यहाँ पे दोनों ये फिगर्स लिखे हैं और ये जो तीनों यहाँ पे मैंने फैक्ट्स लिखे हैं, ये सिर्फ हम इसको ऊपर एक नज़र डालकर वी कैन नॉट कंक्लूड कि ये क्या कहना चाहता है. ठीक है, 18, 20 क्या हैं? दे आर सिंपल फिगर्स जिनके बारे में हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि 18 क्या है. ये किसी की एज भी हो सकती है, किसी के 20 में से आए हुए मार्क्स भी हो सकते हैं. 18 किसी के पास चॉकलेट्स भी हो सकती हैं, और 18 किसी को वेजिटेबल्स भी उसके पास हो सकती हैं. सिमिलरली रेड, ब्लू, ग्रीन, ये जो तीनों कलर्स मैंने यहाँ लिखे हैं, ये जो तीनों फैक्ट्स हैं, ये फैक्ट्स किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकते हैं. दे कैन बी द कलर्स ऑफ समबडीज़ कार, दे कैन बी द कलर्स ऑफ समबडीज़ बॉल्स, और दे में इवन बी द कलर्स ऑफ समबडीज़ क्लोथ्स. ठीक है, तो ये कपड़ों के कलर हो सकते हैं, बॉल्स के कलर हो सकते हैं, या फिर ये किसी फ्लैग के अंदर प्रेजेंट कलर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. मतलब आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा है. तो दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली इज़ डाटा, कि आपके पास रॉ फैक्ट्स हैं, रॉ फिगर्स हैं, और मीनिंग आपके पास उनका नहीं है. आप उनको देख करके कोई मीनिंग उनमें से डिराइव नहीं कर सकते हो. यहाँ पर एक एग्जांपल भी मैंने आपको सिंपल सा दिया हुआ है. ये एग्जांपल में सिर्फ और सिर्फ फिगर्स को कंसिडर किया है, तो ये आप कह सकते हो एक फिगर्स का एग्जांपल है. फैक्ट्स का एग्जांपल आप इसको ले सकते हो. सो यू हैव 25, 35, 45 एंड 10, एंड ऑल दीज आर डाटा. ठीक है, क्योंकि ये रॉ फिगर्स हैं और इनसे आपको कोई मीनिंग नहीं पता चल रहा है. अब जो नेक्स्ट बात आती है कि अगर हमें डाटा का मीनिंग निकालना है, इफ़ यू वांट टू नो द डाटाज मीनिंग, किसी भी डाटा, हमारे पास बहुत सारे डाटा होता है हमारे पास. जैसे हम कलेक्ट करना चाहें तो डिफरेंट क्लासेस के बच्चों के हाइट्स का डाटा ले सकते हैं. अब हाइट्स का डाटा क्यों लेंगे? सपोज़ आपसे कोई पूछने आया है कि अच्छा आप प्लीज़ बताओ कि आपके स्कूल में जितने भी 6th क्लास के बच्चे हैं, ज़्यादातर बच्चों की हाइट कितनी है. तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको हाइट का डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये सारा जो डाटा कलेक्शन था, डाटा हमें क्यों कलेक्ट करना चाहिए, डाटा कलेक्ट करने का क्या यूज़ है, ये सारा हमने लास्ट ईयर पढ़ा था. आपको इसको हल्का हल्का सा मैंने रिवाइज़ करा दिया है अभी. अब आपका सेकंड आता है कि क्योंकि डाटा का कोई मीनिंग एज सच नहीं है, डाटा से मीनिंग निकालने के लिए हमको डाटा को ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है. वी नीड टू ऑर्गेनाइज़ द डाटा. सो नेक्स्ट स्लाइड में हम जो पढ़ने वाले हैं, ये भी आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, इट इज़ जस्ट अ रिव्यू. ठीक है, तो मैं एक रिव्यू करूँगी आपके साथ. तो रिव्यू में हम जो सेकंड टॉपिक रिव्यू करने जा रहे हैं, दैट इज़ वेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डाटा, यानी डाटा को हम कौन कौन से तरीक़ों से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं. तो हमने ये सारे मेथड्स किए हुए हैं. मैंने सिर्फ पिक्चर्स डाली हैं क्योंकि एक्सप्लेनेशन मेरे को देने की ज़रूरत अभी नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर आपने ये सारी चीज़ें डिटेल में करी थी. हमने यही चीज़ें डिस्कस की थी कि टेबल क्या होती है, टैली टेबल क्या होती है, पिक्टोग्राफ क्या होता है. ऑल दीज थिंग्स हमने आपको लास्ट ईयर बताई थी. तो आपको यहाँ पे देखकर एक पिक्चर देख के पूरा का पूरा रिमाइंड हो गया होगा कि टेबल में कॉलम्स होते हैं, रोज़ होती हैं. कॉलम्स में कोई एक फर्स्ट कॉलम में किसी चीज़ से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है और सेकंड कॉलम में उससे रिलेटेड कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन है. उसी तरीके से टैली टेबल में हम एक टैली वाला पार्ट भी ले आते हैं. ठीक है,
जैसे ये टैली टेबल है आपके पास, तो ये इसमें ये टैली लेकर आए हुआ, आप यहाँ पे नंबर 5 को रिप्रेजेंट करते हो, तो उसके लिए आपको 1 2 3 4 इस तरह से लाइंस बनाकर फिर उसको 5th वाली को इस तरह से कट करके शो करना होता है, जिससे हम इजीली ग्रुप कर सकें हर चीज़ को 5 के टैली में, और फिर उसकी काउंटिंग ईजी हो। फिर हमने पिक्टोग्राफ है, पिक्टोग्राफ को देखो आप, इसको आपको इस पता चल रहा है कि इसमें हमने एक पिक्चर को अज्यूम कर लिया है कि ये 10 या 5 पिक्चर्स के इक्वल है, और इसको देखकर हम, क्योंकि हम 65 के 65 स्ट्रॉबेरीज तो नहीं बना सकते, तो हमने क्या किया, उसके लिए ले लिया कि एक पिक्चर इज़ इक्वल टू 10, एंड सो हमने डाटा को पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। और कुछ फॉर्म्स जो हमने पढ़े थे लास्ट ईयर, उनमें से था सिंगल बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ, पाई चार्ट भी हमने सिर्फ एक जनरल इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था, इट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस इन डिटेल, तो लेकिन पाई चार्ट के फॉर्म में भी आप डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये सारे डिफरेंट तरीके हैं। अब मैं इनको डिटेल में नहीं समझाऊंगी, क्योंकि जब हम ये चैप्टर आगे करेंगे तो ये सारी चीज़ें वापस से जहाँ जहाँ पर आएंगी, मैं वहाँ पर उस टाइम पे इसको रिवाइज़ करूँगी, और आपका टाइम इस तरीके से सेव हो जाएगा। सो अभी नेक्स्ट चीज़ है कि वाई ऑर्गेनाइज डाटा। हमने ये सारे वेज देख लिए डाटा ऑर्गेनाइज करने के, ये वैसे मैंने आपका स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा टच कर लिया था, बट स्टिल यहाँ पर एक एग्जांपल के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो पहली चीज़ क्या है कि हम ऑर्गेनाइज़ क्यों करते हैं डाटा को, क्योंकि पहले आपने देखा कि डाटा का कोई मीनिंग हम एज सच नहीं निकाल सकते, मतलब जैसा डाटा गिवन है वो रॉ फैक्ट्स और फिगर्स का कलेक्शन है, उससे तो हमें मीनिंग मिलने वाला नहीं है। तो हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं डाटा को, क्यों, ताकि हम उसका कोई मीनिंग उसमें से निकाल सकें। दूसरी चीज़, हम जब डाटा को ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं, तो जिस तरह से आप अगर अपने बुक्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख दो सब्जेक्ट वाइज, तो आपको घर में अगर बुक ढूंढनी है आपकी पढ़ने के लिए, तो आपको सिंपली पता है कि मैंने मैथ्स की सारी बुक्स ये इधर रखी है फर्स्ट रो में, आपकी सारी इंग्लिश की बुक्स मैंने सेकंड रो में रखी हैं, और इस तरीके से आपने डिफरेंट सपोज़ करो रोज़ बनाई हुई हैं अपने घर के शेल्फ़ में या टेबल पे या कहीं भी, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो सेम वे अगर हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर देते हैं मैथ्स के अंदर, हम डाटा को जब ऑर्गेनाइज़ कर देते हैं तो इन्फॉर्मेशन को समझना ईजी हो जाता है। ठीक है, तो ये 2 रीज़न्स हैं हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, डाटा को ऑर्गेनाइज़ करते हैं। अब यहाँ आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये आपकी बुक का ही मैंने एग्जाम्पल लिया है, एनसीईआरटी में ये गिवन है। एक टीचर हैं मिस नीलम, ठीक है, इनके पास स्टूडेंट्स हैं कुछ, उन स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस ये मैम जो हैं ये चेक करना चाहते हैं कि ओके बच्चे ने, हमारे जो क्लास के बच्चे हैं उन्होंने टेस्ट में कैसा परफॉर्मेंस किया है, मुझे कौन से बच्चे को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, किसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, किसको थोड़ा सा कम पुश देंगे तो भी काम चल जाएगा। तो व्हाट शी डिड वाज, उन्होंने कोई टेस्ट लिया। अब उस टेस्ट में उन्होंने देखा कि बच्चों के ये मार्क्स आए, उन्होंने ये सारे मार्क्स को लिख दिया, ठीक है, लेकिन अब उनको, क्योंकि ये तो सिर्फ डाटा है, मार्क्स हैं ये, पर कौन से बच्चे का कौन से वाला मार्क है यहाँ पे कहीं पे रिटर्न नहीं है, कहीं पर भी मेंशन नहीं है। तो मैम को ये समझ में नहीं आ रहा था हाउ टू डू इट, तो उनके किसी फ्रेंड ने उनको सजेस्ट किया कि यू शुड ऑर्गेनाइज द डाटा। ओके, तो उन मैम ने क्या किया, उस डाटा को ऑर्गेनाइज़ किया और फिर वो उन्होंने उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज़ द टेबल फॉर्म। वो किसी भी और फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते थे, बार ग्राफ, ठीक है, या टैली वाला कोई भी मेथड वो यूज़ कर सकते थे। इस वाले डाटा का रिप्रेजेंटेशन के लिए सबसे सूटेबल मेथड टेबल था, तो उन्होंने टेबल का मेथड अडॉप्ट कर लिया अपने फ्रेंड के कहने पे। तो अब इस डाटा को अगर आप देखो, और जो आपने लास्ट पेज में या लास्ट स्लाइड में आपने ये जो डाटा देखा, ये वाला डाटा, आप खुद से डिसाइड करो which data is better organized and which is easy to understand. Of course this table is easy to understand and better organized. यहाँ पे आपको देख के पता चल रहा है ओके 23 क्या है, अजय के मार्क्स हैं, 35 क्या है, अरमान के मार्क्स हैं। उसमें तो आपको पता ही नहीं चल रहा था, वहाँ पे तो सिर्फ 23, 35, 48 ऐसे लिखा हुआ था, ये भी नहीं पता चल रहा था कि वो मार्क्स कितने में से हैं। यहाँ पे आपको टेबल क्लियरली बता रहा है कि ये मार्क्स आउट ऑफ 50 हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर मिस नीलम अच्छे से ये पता करना चाहती हैं कि कौन सा बच्चा है जो मेरी क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, तो वो इजीली एक बार नज़र घुमाएंगे, उनको पता चल जाएगा ओके आशीष इज़ डूइंग वेल बिकॉज उसके 48 आए हैं 50 में से। और फिर उनको पता चल जाएगा कौन सा बच्चा सबसे वीक चल रहा है, जिस पर ज़्यादा मेहनत करने की या ध्यान देने की ज़रूरत है, तो उनको फटाफट से वो डाटा देखेंगे और उनको पता चल जाएगा ओके जय हैज़ 13 मार्क्स सो ही नीड्स मोर हेल्प। सो दिस इज़ द रीज़न वाई वी ऑर्गेनाइज डाटा।
तो ये हो गई आपकी सारी पुरानी बातें। एक क्विक रिव्यू लिया हमने, जल्दी जल्दी से सारा कुछ समझा जो हमने लास्ट क्लासेस में समझा हुआ था, ताकि हम इस क्लास में इस टॉपिक को और फर्दर बढ़ा सकें। तो अब आपकी न्यू क्लास आ गई है, तो अब हम न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे डाटा हैंडलिंग से रिलेटेड। सो फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज़ रेंज। सो व्हाट इज़ रेंज? जब आपके पास डाटा दिया हुआ है, मैं आपको पहले यहाँ पे, इसके पहले कि मैं आपको इसकी डेफिनेशन समझाऊँ, मैं आपको एग्जाम्पल से स्टार्ट करना चाहूँगी। सो यू लुक एट द एग्जाम्पल. द एग्जाम्पल सेज फाइंड द रेंज ऑफ द डाटा 27, 15, 35, 66 एंड 10. सो डाटा क्या है आपका? डाटा इज़ 27, 15, 35, 66, 10. ये जो आपके पास नंबर्स का कलेक्शन है, दिस इज़ योर डाटा. ओके, अब आपको पता करनी है रेंज. तो रेंज कैसे पता की जाती है बेटा? कि अगर आपके पास ये डाटा है, इसमें ये जो डिफरेंट नंबर्स हैं, इनको हम सबको, हर एक इंडिविजुअल नंबर को कहते हैं ऑब्जर्वेशन. ठीक है, तो आपको जब भी कभी रेंज निकालनी हो तो आपको क्या देखनी होती हैं? दो चीज़ें. नंबर वन थिंग इज़ यू लुक एट द नंबर और यू लुक एट द ऑब्जर्वेशन जिसकी हाईएस्ट वैल्यू है. तो यहाँ पे आपको देख के पता चल रहा है कि कौन सा है हाईएस्ट वैल्यू. इट इज़ 66. सो द हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन इज़ 66. उसके बाद आता है लोएस्ट ऑब्जर्वेशन. दूसरी चीज़ जो आपको देखनी होती है रेंज पता करने के लिए, वो होता है लोएस्ट ऑब्जर्वेशन. एंड हियर द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, या वो ऑब्जर्वेशन जिसकी सबसे कम वैल्यू है, दैट इज़ 10. अब आता है रेंज. Now I'll define range. At this point I think it is the most appropriate point to define range. So range is the difference of the highest and lowest observations. जब भी आपके पास कोई डाटा है, उस डाटा में जो भी हाईएस्ट वैल्यू है या सबसे बड़ा जो कोई ऑब्जर्वेशन है, अगर उसमें से आप उस सबसे छोटे ऑब्जर्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हो, तो जो नंबर या जो वैल्यू आपको मिलती है वो उस डाटा की रेंज होती है. सो आप इसको अगर फॉर्मूला के फॉर्म में देखो तो रेंज इज़ इक्वल टू हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन. तो इस केस में जो हमने एग्जांपल लिया हुआ है, हाईएस्ट वैल्यू इज़ 66, लोएस्ट इज़ 10. सो आपका रेंज हो जाएगा 66 माइनस 10, दैट इज़ 56. अब हम क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा हो कि भाई हम क्यों रेंज निकालें, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हम रेंज निकालें नहीं निकालें, लेट इट बी, है ना. तो रेंज का इम्पॉर्टेंस क्या है ये भी समझना ज़रूरी है. तो रेंज क्या करता है? रेंज हम इससे निकालते हैं क्योंकि ये हमें आइडिया देता है स्प्रेड ऑफ द डाटा की, यानी डाटा किस नंबर से किस नंबर्स के बीच में फैला हुआ है, ये हमें उसका एक जनरल आइडिया देता है. मतलब कितनी ज़्यादा वैल्यू, कितनी ज़्यादा स्प्रेड है किसी भी डाटा की, रेंज हमको वो समझने में हेल्प करता है. एंड दैट इज़ वाई वी कैलकुलेट द रेंज. सो दिस वॉज द ईजिएस्ट ऑफ ऑल द टॉपिक्स. एंड आप इसको ईज़िली सॉल्व कर पाओगे जब आपके क्वेश्चन एक्सरसाइजेस में आएंगे. नाउ सेकेंड टॉपिक विच इज़ रिलेटेड टू डाटा हैंडलिंग इन 7th क्लास इज़ एरिथमेटिक मीन. एरिथमेटिक मीन को सिंपली मीन भी कहते हैं, या फिर इसको एक थर्ड नेम जिसको एवरेज कहते हैं उससे भी हम डिनोट कर सकते हैं. तो ये तीन नाम इसी एक ही चीज़ के हैं, चाहे अरिथमेटिक मीन बोलो, चाहे मीन बोलो और चाहे एवरेज बोलो, ये सेम चीज़ें हैं. अरिथमेटिक मीन क्या होता है? अभी मैंने आपको पिछले वाले में बताया कि ऑब्जर्वेशंस क्या होती हैं. सपोज़ आपके पास ये डाटा है 15, 10, 9, 8 एंड 7. दिस इज़ द डाटा दैट यू हैव. अब इस डाटा में जितने भी फिगर्स हैं, जितने भी ये नंबर्स वैल्यू दिख रहे हैं आपको, ये हर एक इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है. यानी 15 इज़ एन ऑब्जर्वेशन, 10 इज़ एन ऑब्जर्वेशन, 9 इज़ एन ऑब्जर्वेशन, 8 इज़ एन ऑब्जर्वेशन, 7 इज़ एन ऑब्जर्वेशन. सो टोटल मिला के यहाँ 1, 2, 3, 4 एंड 5 ऑब्जर्वेशंस हैं. कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं? 5. तो जो अरिथमेटिक मीन होता है वो क्या होता है? अरिथमेटिक मीन को डिफाइन करते हैं हम एज द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. यानी आप 15, 10, 9, 8, 7 इन सब को प्लस कर दो, उनका जो भी आंसर आता है वो यहाँ लिखो. उसको फिर जितनी ऑब्जर्वेशंस थी, 5 ऑब्जर्वेशंस थी, 5 से डिवाइड कर दो. फिर आपको जो आंसर मिलता है दैट इज़ कॉल्ड द अरिथमेटिक मीन और द मीन ऑफ द डाटा.
अब जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था रेंज पढ़ते वक्त कि रेंज पढ़ने की क्या ज़रूरत है, उसी तरीके से अब अगला क्वेश्चन आता है अरिथमेटिक मीन या मीन समझने की क्या ज़रूरत है। सो मीन समझने की क्या ज़रूरत है। मीन जो है बेटा, आप अगर किसी भी चीज़ को देखो, सपोज़ आप कोई आप सपोज़ करो, इफ़ यू वांट इफ़ यू कंसिडर एन एग्ज़ाम्पल कि आपकी मदर ने आपको 10 चॉकलेट्स दे दिए, आपका कोई कज़न है, आपकी मम्मी ने उसको 5 चॉकलेट्स दे दिए और एक दूसरा है जिसको 6 चॉकलेट्स मिल गए। इस तरह करके सभी बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स मिले हैं। अब आप पता करना चाहते हो कि एवरेज सबको कितना मिला है। मतलब अगर आप सबको इक्वली बांट दो, अगर आप इसको इक्वल क्रिएट कर दो 10, 5 और ये जो 6 है, तो इक्वल पार्ट्स में अगर आप इसको डिवाइड करते हो, इफ़ यू इवन इट आउट, तो हर बच्चे को कितना पार्ट मिलता है। आप इसका एक आइडिया लगाने के लिए, या इसी को हम एवरेज कहते हैं सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में, जब आप ये आइडिया लगाना चाहते हो, सो दैट इज़ वेयर मीन का कैलकुलेशन इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर आप किसी चीज़ को इवनली स्प्रेड आउट करना चाहते हो, जैसे सपोज़ करो ये चॉकलेट का एग्जांपल की जगह हम कंसिडर करते हैं कि किसी जगह पे आपको ज़मीन को एकदम इवन करना है, ठीक है। कोई ज़मीन है, किसी जगह पे सपोज़ करो उसकी हाइट 10 मीटर है, उसके थोड़ी दूर बाद उसकी हाइट 5 मीटर है, उसके थोड़ी दूर बाद उसकी हाइट 6 मीटर है। सपोज़ इस तरह से आपकी ज़मीन है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज़ ये 10 वाली हाइट है, उसके बाद ये 5 वाली हाइट है, उसके बाद ये 6 वाली हाइट है। अब आप चाहते हो कि ये सारी ज़मीन बराबर हो जाए, तो वो कौन सी वैल्यू है, वो व्हाट इज़ दैट इक्वल हाइट। अगर आप ये सबको इक्वल करोगे तो वो कौन सी हाइट है जिसकी आपकी ज़मीन फिर रह जाएगी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सपोज़ ये 10 है, ये 5 है, ये 6 है, तो 10, 5, 6 तीनों को प्लस करोगे, आ जाएगा आपका आंसर 10 + 5 15 एंड 15 + 6 21। तो ये जो 21 आ जाएगा, इस 21 को आप 3 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 3 इक्वल पार्ट्स में बांटना है आपको। ये 3 वैल्यूज़ हैं, 3 ऑब्जर्वेशंस हैं, 3 से डिवाइड हो जाएगा ये। तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, 7। सो अगर आप इसको इवन आउट कर देते हो या इक्वल डिवीजन कर देते हो, सो व्हाट इज़ द हाइट दैट वी ऑब्टेन, दैट इज़ 7 मीटर। मतलब जैसे अगर आप यहाँ से 5 है, यहाँ पे 6 है, आपके पास पता चल रहा है आपको 10 के पास एक्स्ट्रा है, तो पहले 10 में से एक इसको दिया, ये 6 बन गया, ये 7 बन गया। अब ये 10 जो है वो 9 बन गया है, अब ये फिर से इसको देगा। तो इस तरीके से आप इसमें चेंजेस कर करके आप फाइनली ऐसी एक वैल्यू पे आओगे जिधर पे आपको सब को इक्वल डिवाइड हो जाएगा। तो आप कंफ्यूज मत हो। अब मैं आपको एकदम सिंपल से इसको वापस से एक आइडिया देती हूँ, एंड दैट इज़ कि जब भी हम किसी का मीन निकालते हैं तो हमारा जो रीज़न होता है टू फाइंड आउट द मीन, दैट इज़ कि अगर हम किसी भी चीज़ को इक्वली डिवाइड करते हैं कुछ लोगों के बीच में, तो सबको इक्वली कितना मिलेगा, ये जब हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, इन दैट सिचुएशन अरिथमेटिक मीन इज़ यूज़फुल एंड दैट इज़ व्हेन वी वांट टू फाइंड द मीन, ठीक है। मतलब कि अगर आप जानना चाहते हो कि आपकी क्लास में देखो एक्सट्रीम्स होते हैं, कोई बच्चे के फुल मार्क्स हैं, कोई बच्चे के बिल्कुल कम मार्क्स हैं, लेकिन आप पता करना चाहते हो कि व्हाट इज़ दैट मिडल मार्क्स, वो बीच के कौन से नंबर हैं जो ज़्यादातर बच्चों के। सो उसको हम कहते हैं कि वो एवरेज है या वही मीन मार्क्स हैं, ठीक है। तो ये मीन हम इससे कैलकुलेट करते हैं ताकि हमको एक एवरेज का आइडिया लगा सकें। अच्छा, या फिर आप कह सकते हो कि जो सबसे कॉमन चीज़ है उसका आइडिया लगा सकते हो। तो मीन का फॉर्मूला सिंपल आप देखोगे तो अरिथमेटिक मीन इज़ सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं विद एग्जांपल कि अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट कैसे करना है। सो सपोज़ मैं आप ही की क्लास के एक स्टूडेंट का नेम ले लेती हूँ, गीतिका। ओके, सपोज़ गीतिका ने पूरे लॉकडाउन में 6 डेज़ पिज़्ज़ा खाई है, ठीक है। किसी दिन कुछ कितने नंबर ऑफ खाए, अगले दिन कुछ और नंबर खाए। तो यहाँ पे आपने सपोज़ करो ये 6 डेज़ में उसने फर्स्ट डे 2 पिज़्ज़ाज़ खाए, सेकेंड डे शी एट 3 पिज़्ज़ाज़, देन 4, उसके बाद फोर्थ डे उसने एक भी पिज़्ज़ा नहीं खाया, क्योंकि ऑब्वियसली 4 पिज़्ज़ा खाने के बाद उसके पास नेक्स्ट डे तो दम नहीं बचेगा एक भी पिज़्ज़ा खाने का। देन उसने 1 पिज़्ज़ा खाया, देन उसने 2 पिज़्ज़ा खाए। सो इस तरीके से उसने 6 डेज़ के स्प्रेड में इस तरीके से पिज़्ज़ा खाया। अब आप जानना चाहते हो कि व्हाट इज़ द मीन नंबर ऑफ़ पिज़्ज़ाज़ ईटन बाय हर, यानी अगर हम जनरलाइज़ करना चाहें कि लगभग उसने हर दिन कितने पिज़्ज़ा खाए, ठीक है, तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। यानी हमको मीन फाइंड आउट करना है, तो हम मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे।
So mean, as we have known the formula and discussed it, that mean is the sum of all observations divided by the number of observations. Observations क्या क्या हैं? 2, 3, 4, 0, 1 and 2. आप सभी observations को ऐड करोगे, ठीक है? तो 2 + 3 + 4 + 0 + 1 + 2 एंड द आंसर कम्स आउट टू बी 12. उसके बाद आते हैं कि आपके पास कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दिस ऑल्सो यू नीड. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं? 6 ऑब्जर्वेशंस हैं. तो सभी ऑब्जर्वेशंस का सम है 12, टोटल ऑब्जर्वेशंस हैं 6, तो मीन कितना हो जाएगा? 12 डिवाइडेड बाय 6, दैट इज़ 2. सो इस तरीके से आपको मीन का कैलकुलेशन करना है. Now is the time to solve the book exercises. So moving on, question number 1. तो question number 1 वैसे आपका एक्टिविटी क्वेश्चन होना चाहिए. अगर आप स्कूल में होते तो आप वैसे ही करते. क्वेश्चन 1 है कि फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास. अब आप कुछ बच्चों के कांटेक्ट में होंगे, आप उनके नेम्स यहाँ लिख सकते हो. मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ सिर्फ इस क्वेश्चन में. आपको रेंज निकालना है. रेंज का मतलब क्या होता है? रेंज मीन्स हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन का जो भी आंसर आता है, दैट इज़ द रेंज. तो आपको जो फॉर्मूला यूज़ करना है वो ये यूज़ करना है. मैंने ये सारी चीज़ें ब्लैंक इसलिए छोड़ी हैं क्योंकि मैंने किसी भी बच्चे की हाइट मुझे पता नहीं है, ठीक है. लेकिन आप जैसे आपके फ्रेंड्स हैं, अभी मैंने ये 10 बच्चों के नाम रैंडमली लिख दिए हैं जो आपके सारी 7th क्लास में हैं, ठीक है. अब आप क्या कर सकते हो, अपने कोई भी 10 फ्रेंड्स के नेम्स यहाँ पे लिख सकते हो. उनसे पूछो उनकी हाइट कितनी है, सेंटीमीटर्स में उसको यहाँ नोट डाउन करो. जैसे अगर मान लो ब्रह्मजीत की सपोज़ 150 है, किसी की सपोज़ करो 130 है, किसी की 160 है मान लो, या किसी की 155 है. इस तरीके से पूरे के पूरे आप लिखोगे सबकी हाइट पूछ के. कोई भी 10 स्टूडेंट्स कंसिडर कर लो. मैं अभी आपको ये छूट देती हूँ क्योंकि आप घर पे हो, तो आप अपने घर के भी जो अगर आपके कोई बच्चे हों क्लास में डिफरेंट 6th क्लास में 7th क्लास में हो, तो उनसे आप हाइट पूछ लो, या आपके कोई फ्रेंड्स हो उनसे भी आप पूछ सकते हो जो आपके आसपास में रहते हैं, जो 7th क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है. तो एनी 10 फ्रेंड्स, जस्ट कंसिडर देम, उनकी हाइट आप नोट डाउन करो. इस तरीके से टेबल बनाओ. एक कॉलम में आप उनके नेम लिखो और सेकेंड कॉलम में आप उनकी हाइट लिखो. उसके बाद आप देखो, पूरे डाटा को ऑब्जर्व करो और उसमें से जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको यहाँ नोट डाउन करो, जो लोएस्ट वैल्यू है उसको यहाँ अगले वाले में नोट डाउन करो. फिर हाईएस्ट में से लोएस्ट को माइनस करो. सपोज़ हाईएस्ट वैल्यू 160 थी और लोएस्ट वैल्यू, कोई बच्चा बहुत छोटा है और उसकी हाइट सिर्फ 130 है, तो आप क्या करोगे, जब रेंज निकालोगे तो 160 माइनस 130, यहाँ पे लिखोगे 160, यहाँ पे लिखोगे 130 और इज इक्वल टू के बाद आप लिख दोगे 160 में से 130 माइनस किया, आंसर आ गया 30. सो यू विल राइट 30, ठीक है. तो ये एक आप अभी अगर आप नहीं भी नोट करोगे इन द नोटबुक तो आई एम ओके विद इट, बट इफ़ यू आर नोटिंग, मैं आपको अभी फ़िलहाल आई एम गिविंग यू द फ्रीडम कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी हाइट इन्वेंट कर लो. जैसे आपकी कोई हाइट है, आपको लगभग पता है कि मेरा ये दोस्त मुझसे थोड़ा इतना बड़ा है, तो आप लगा लो कि 5 सेंटीमीटर थोड़ा सा बड़ा लिख दिया उसको, या 2 सेंटीमीटर बड़ा लिख दिया. कोई आपसे छोटा है तो 2-3 सेंटीमीटर उसकी कम करके हाइट लिख दो और ये डाटा का कैलकुलेशन करो, ठीक है, और रेंज को फाइंड आउट करो. Moving on, the next question is question number 2. Question number 2 is organize the following marks in a class assessment in a tabular form. तो यहाँ पे आपको बेटा एक डाटा दिया हुआ है. ये कुछ बच्चों के मार्क्स हैं क्लास असेसमेंट में. आई एम नॉट सेइंग दिस, द क्वेश्चन इज सेइंग दिस. सो ये कुछ बच्चों के मार्क्स हैं, ठीक है. आपको क्या बोला है कि ये जो मार्क्स गिवन है इसको आप सबसे पहले तो टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो. तो यहाँ मैंने ये टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है. सबसे पहले मैं सिखाती हूँ आपको टेबल के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है. वैसे आपने ये किया है लास्ट ईयर, बट अभी आपके क्वेश्चन है तो यू मस्ट नो इट. सो देखो, पहले तो आपको पता है कि ये सारे मार्क्स हैं, तो सबसे पहले आपने फर्स्ट कॉलम मार्क्स का बना लिया. अब आप इस पूरे डाटा को अगर अच्छे से सर्वे करो, मतलब इसको अच्छे से देखो, इसकी गो थ्रू करो, इसको स्क्रीन करो, तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक की नंबर्स हैं. तो आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सारे के सारे फर्स्ट कॉलम में लिख दिए. अब इनमें से 1 जो है काउंट करेंगे हम कि कितनी बार आ रहा है. तो 1 इज़ कमिंग ओनली वंस, सो हमने उसके लिए टैली बनाई 1 और फिर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट हो गई बाई 1. अब 2 जो है, 2 के लिए हम ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट करेंगे. तो 2 एक तो यहाँ है, so this is 1, this is 2 and we have
2 2s इन द गिवन डाटा। सो हमारे पास 2 की टैली क्या हो गई, 1 2 लाइन्स वाली, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी हो गई 2। उसी तरीके से आप 3 का कैलकुलेट करो। सो 3 इज़ कमिंग हियर, सो 3 इज़ 1। सो 3 सिर्फ एक बार ही आ रहा है, तो इसका क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी 1, और टैली भी आपने बना दी 1 से रिलेटेड। अब आप 4 का देखो, तो 4 यहाँ एक बार स्टार्टिंग में है, उसके बाद 4 यहाँ पर है, तो 4 इज़ कमिंग 3 टाइम्स। आई थिंक आई डिड सम मिस्टेक इन नोटिंग डाउन द क्वेश्चन। आप अपनी बुक में देखना, आई थिंक आई मिस्ड आउट समवेयर। तो इसमें 3 बार 4 आएगा, जो आपकी बुक में डाटा है। मैंने क्वेश्चन नोट करने में यहाँ प्रेजेंटेशन में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, तो मैं यहाँ पे ऐसे नोट डाउन कर देती हूँ, ठीक है। ये आपका डाटा है, तो 4 कितनी बार आएगा, इसमें 3 टाइम्स आएगा। जैसे अभी अगर ये डाटा जैसे मैंने पहले लिखा था, तो उस डाटा के अकॉर्डिंग आप लिख दोगे तो 2 ही आएगा, लेकिन एक्चुअली में जो रियल आपकी बुक में जो क्वेश्चन है, आप प्लीज़ उसको टैली कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे कितने आएंगे, 4 इज़ कमिंग 3 टाइम्स। नाउ कम्स द नेक्स्ट वन, 5। अब 5 को देखो, 5 एक तो यहाँ है, ये हो गया 1, फिर ये हो गया 2, फिर ये हो गया 3, ओके। सो 5 हमने काउंट करने हैं। अब 5 क्या है, 5 टाइम्स आएगा इसमें। मैंने ये क्वेश्चन मिस्टेक करी हुई है नोट करने में, इसमें 20 वैल्यूज़ हैं, तो 5 यहाँ पे 2 बार और है, मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 टाइम्स मेंशन किया हुआ है। तो आप प्लीज़ इस मिस्टेक को मेरी फॉरगिव कर देना, और अपनी बुक में जो जैसा दिया हुआ है उसके हिसाब से कर लेना। टेबल इज़ कम्प्लीटली करेक्ट जो मैंने सॉल्यूशन का डाला है, क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो 5 के लिए टैली बनाई है आपने, तो 1 2 3 4, और उसके बाद 5th के लिए हम क्रॉस करते हैं इस तरीके से, तो हमने ये क्रॉस कर दिया। 5 कम्स 5 टाइम्स। सिमिलरली वी विल काउंट फॉर 6 विल कम 4 टाइम्स, ठीक है। 7 विल कम 2 टाइम्स, 8 इज़ कमिंग 1 टाइम, एंड 9 इज़ ऑल्सो कमिंग 1 टाइम। तो इस तरीके से हम सारे नंबर्स को काउंट करेंगे कि वो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। जितनी बार कोई नंबर रिपीट होता है एक डाटा के अंदर, वो ही उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग आप टैली बना सकते हो, या टैली के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी बना सकते हो, आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। नाउ कम्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो एक तो ये था कि आप टेबल बनाओ, तो ये बन गई आपकी टेबल। अब आपसे फर्स्ट पार्ट पूछा गया है, विच नंबर इज़ द हाईएस्ट। तो आप ये सारे नंबर्स देखो, आपके पास यही नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। विच नंबर इज़ द हाईएस्ट, इट इज़ वेरी एविडेंट कि सबसे बड़ा नंबर क्या है, 9। सो यू विल राइट 9। अब आपके क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, विच नंबर इज़ द लोएस्ट, सबसे छोटा नंबर कौन सा है। अगेन आप ये सारे नंबर्स को देखो, और देख के ही आपको पता चल रहा है सबसे छोटा नंबर क्या है, 1। तो ये आ गया इसका आंसर 1। अब आपका थर्ड पार्ट है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डाटा। तो जैसे हमने स्टडी किया था कि रेंज क्या होता है, हाईएस्ट में से लोएस्ट को माइनस कर दो, तो जो वैल्यू आती है दैट इज़ द रेंज। सो हाईएस्ट आपने फर्स्ट पार्ट से देख लिया, इट इज़ 9। लोएस्ट आपने देख लिया, इट इज़ 1। तो 9 में से आपने 1 को माइनस किया, और आपका आंसर आ गया 8। सो दिस आंसर दैट इज़ 8 इज़ द रेंज ऑफ द डाटा। सो व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डाटा, 8 इज़ द रेंज ऑफ द data. Moving on, the fourth part of the question is find the arithmetic mean. तो arithmetic mean का जैसे फॉर्मूला हमको पता है कि arithmetic mean is sum of all observations divided by number of observations। तो जितनी भी observations दी हुई थी, 20 observations थी, अब वहाँ मैंने मिस्टेक की हुई थी, यहाँ पे मैंने ठीक से लिख दिया है। पर एक मिस्टेक यहाँ पर ये है कि ये जो 5 है यहाँ पे, ये 58 जो दिख रहा है, इट इज़ एक्चुअली 5 + 8, बीच का प्लस यहाँ पे नहीं आया है। आई एम सॉरी, मैंने ये चेक नहीं किया था, बट अभी आप इसको कंसिडर कर लो कि ये सही ये है इसका, ठीक है। सो यू हैव ऑल द 20 नंबर्स। अब आपको क्या ध्यान में रखना है यहाँ पे कि चाहे रिपीट हो रहा हो नंबर, यानी जैसे कि 4 था, 4 वॉज कमिंग 3 टाइम्स, या फिर जैसे 5 था, 5 वॉज कमिंग 5 टाइम्स, ठीक है। तो 5 अगर 5 टाइम्स आ रहा है, तो जब आप ऐड करोगे सम निकालने के लिए यहाँ पे, तो 5 को 5 टाइम्स लिख कर ऐड करोगे, तो यानी जितने भी ऑब्जर्वेशंस थे आप सबको, चाहे वो रिपीट हो रहे हैं चाहे नहीं हो रहे हैं, ये बिना ध्यान में रखे हुए आप सारे के सारों को ऐड करोगे। उसके बाद आप काउंट करो टोटल कितने ऑब्जर्वेशंस हैं। तो आप काउंट जब करोगे
आप अपनी बैठ के बुक में से ये काउंट करना, जैसे आप इसको सॉल्व करते हो तो प्लीज़ काउंट। इसको यहाँ पे वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर लेना, अपने में से काउंट करना। जस्ट मैं बोले जा रही हूँ इसलिए ऐसे नहीं सुनना है, तो आप इसको पॉज करके काउंट करो। यू विल फाइंड आउट कि 20 ऑब्जर्वेशंस हैं। अब आप इस सबको ऐड करो, ठीक है। तो ऐड जब करोगे तो आपका आंसर आएगा 100। मैंने ये सारा ऑलरेडी ऐड किया हुआ है और उसका आंसर निकाला हुआ है। आप प्लीज़ यहाँ पे वीडियो को बेटा पॉज करना, सारे नंबर्स जो आपकी बुक में गिवन हैं ये इस डाटा के अंदर, उसको पूरे को ऐड करना, उसका वैल्यू खुद से निकालो, ठीक है। प्लस करना आपको आता है, आप बचपन से सीख रहे हो, उसको निकालो। फिर उसके बाद 100 आ जाएगा जब, तो उसको 20 से डिवाइड कर दो। जब आप 100 को 20 से डिवाइड करोगे तो बिकॉज 2 1 यहाँ से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड 10 और 2 बच गए। अब 2 1 2 एंड 5 ज 10। सो आपका आंसर क्या आ गया? 5. सो व्हाट इज़ द अरिथमेटिक मीन? द अरिथमेटिक मीन इज़ 5. After question number 1, we move on. After question number 2, we will move on to question number 3. Question number 3 is one of the simplest questions of this exercise, and the question is very simple and small also. आपको सिर्फ एक बात फाइंड आउट करनी है, दैट इज़ फाइंड आउट द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर्स। तो आपको इसमें इतना पता होना चाहिए होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो आपने ये बहुत बार पढ़ा हुआ है कि नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, और होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। तो आपको बोला है फर्स्ट 5 होल नंबर्स, तो फर्स्ट 5 होल नंबर्स क्या हैं? 0 1 2 3 एंड 4। आप इन सभी का आप मीन निकालो। मीन निकालने का फॉर्मूला सेम है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो आपके पास यहाँ सारे ऑब्जर्वेशंस हैं 0 1 2 3 4, हमने सबको प्लस कर दिया। जब सबको आप प्लस करोगे तो आंसर आ जाएगा 10। उसके बाद आप काउंट करो कितने ऑब्जर्वेशंस हैं। तो ये तो आप अगर नहीं भी काउंट करो तो आपको गिवन है कि 5 होल नंबर्स, तो यहाँ पे कितने हैं? ये 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं, ठीक है। तो आप जो सम आया है 10, उसको डिवाइड करो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 5 से, और जब 10 डिवाइड बाय 5 होता है तो आंसर आ जाएगा 10। सो दिस इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज़ अ क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स। एक क्रिकेटर की स्कोर्स दिए हैं बेटा आपको, जो उसने 8 इनिंग्स में यानी 8 डिफरेंट मैचेस में स्कोर किए हैं। तो उसके आपको फिर बोला है कि फाइंड द मीन। तो ये है उस क्रिकेटर के 8 मैचेस के स्कोर। आपको बोला है कि आप उसका मीन निकालो। तो जैसे आपने पिछले वाले भी क्वेश्चंस में किया हुआ है, सेम वही है। इट इज़ जस्ट अ रेपिटिशन, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू सो दैट यू डोंट गेट कन्फ्यूज्ड एवर। सो मीन स्कोर जो होगा दैट विल बी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो हमारा फॉर्मूला है। अब सम क्या है? सारी ऑब्जर्वेशंस का। ऑब्जर्वेशंस हैं 58 76 40 35, ये सारे नंबर्स। तो आप सभी नंबर्स को ऐड अप करो, ठीक है। उसके बाद आप देखो कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, क्योंकि ये 8 मैचेस के स्कोर हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 स्कोर्स हैं। तो कितने ऑब्जर्वेशंस हैं? 8 ऑब्जर्वेशंस हैं। अब आप सम जो किया आपने, सम जब आप करोगे तो आपका आंसर 400 आएगा। 400 को आप 8 से डिवाइड करो। जब आप 400 को 8 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा दिस। सो कैसे आया ये? सो आप डिवाइड करोगे 400 को 8 से। सो 8 5 ज़ा 40, यहाँ ख़त्म, ये 0 है, 8 0 ज़ा 0, एंड इन दिस वे आप जब कैलकुलेशन ख़त्म कर लोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 50, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। एंड वंस मोर आई एम जस्ट रिपीटिंग द थिंग कि प्लीज़ बेटा आप जब इसको करते हो तो जो डोंट जस्ट गो थ्रू द वीडियो इन वन गो। आप बीच में पॉज करके प्लीज़ इसको सॉल्व करो, खुद से कैलकुलेट करो और उसके बाद प्रोसीड करो। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन। सो द फिफ्थ क्वेश्चन इज़ लाइक दिस। आपका क्वेश्चन है कि फॉलोइंग टेबल, ये आपको यहाँ पे एक टेबल गिवन है। फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम्स, ठीक है। तो आपके पास A B C 3 प्लेयर्स हैं और उन्होंने 4 गेम्स में खेला है, किस तरीके से, उसके डिटेल्स आपको यहाँ गिवन है। A ने गेम 1 में 14 स्कोर किए पॉइंट्स,
गेम 2 में 16, गेम 3 में 10 और गेम 4 में 10 पॉइंट्स। सिमिलरली बी ने 0, 8, 6, 4 ये पॉइंट्स स्कोर किए। सी ने 8, 11, थर्ड मैच उसने नहीं खेला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नोटिस करना, और फोर्थ मैच में उसने 13 पॉइंट्स मिले हैं उसको। अब आपका क्वेश्चन है फाइंड द मीन टू डिटरमाइंस एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम। तो आपको पहले बोला है कि जो ए है उसका मीन निकालो। तो आपके पास 1, 2, 3, 4 ये 4 ऑब्जर्वेशंस हैं, चारों ऑब्जर्वेशंस को आप प्लस करोगे। सो 14 + 6 + 10 + 10, इसको डिवाइड किससे करोगे आप, क्योंकि ये 4 ऑब्जर्वेशंस है तो इट विल बी डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, यहाँ पे आपका 4 जो है थोड़ा सा इस टेबल के पीछे थोड़ा सा कवर हो गया है, तो आई एम जस्ट राइटिंग इट हियर। तो आप इसको 4 से डिवाइड करोगे। जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तब आपका जो वैल्यू आएगा वो आपका आंसर होगा। तो सबसे पहले तो आप ऐड करो 14 + 16 + 10 + 10, द आंसर इज़ 50। ये 50 आ गया आपका। अब 50 डिवाइड करो 4 से। 50 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे सो 4 1 ज़ा 4, नीचे रिमाइंडर बचेगा 1। अब आप 0 को नीचे उतारो, 4 2 ज़ा 8, अब यहाँ रिमाइंडर बचेगा 2। अब आप यहाँ पॉइंट लगाओ और यहाँ पर भी पॉइंट लगाओ, 0 को नीचे लेकर आओ, ये हो गया 20। अब 20 कितनी टेबल में आता है 4 की, तो 4 5 ज़ा 20, सो हियर इट गोज़। और इस तरीके से आपका रिमाइंडर यहाँ 0 आ गया और आपका आंसर क्या आ गया 12.5, विच इज़ दिस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब आप देखते हैं सेकेंड पार्ट इसी क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट में आपको बोला है टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स फॉर सी, यानी अगर आपको सी के मीन पॉइंट्स कैलकुलेट करने, जैसे आपने ए के मीन पॉइंट्स कैलकुलेट किए उसी तरीके से आपसे पूछ रहे हैं कि अगर आपको सी का मीन पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं तो आप जो टोटल है उसको 3 से डिवाइड करोगे या 4 से डिवाइड करोगे, और 3 से डिवाइड करोगे तो क्यों, और 4 से डिवाइड करोगे तो भी क्यों, यानी कि जिससे भी आप डिवाइड करोगे 3 और 4 में से उसका आपको रीज़न भी बताना है। सो आप देखो यहाँ पे विल गो बैक, यहाँ टेबल में आप देखो कि सी ने सिर्फ फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ यानी 3 ही गेम्स खेले हैं, थर्ड गेम तो उसने खेला ही नहीं है। तो आप जब उसके एवरेज निकालोगे तो एवरेज निकालने के लिए आप उसके सिर्फ 3 मैचेस का स्कोर कंसिडर कर रहे हो, यानी 3 ऑब्जर्वेशंस यू आर कंसिडरिंग। जब आप 3 ऑब्जर्वेशंस कंसिडर करोगे तो आप उसको 3 से ही डिवाइड करोगे। सो आपने आंसर क्या लिखना है, वी विल डिवाइड द टोटल बाय 3 बिकॉज सी प्लेड ओनली 3 गेम्स आउट ऑफ 4। अब आता है थर्ड पार्ट, बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स, हाउ विल यू फाइंड द मीन। बी ने सभी में खेला है, सभी गेम्स में। ठीक है, सिर्फ सी ही था जिसने एक गेम नहीं खेला था, बाकी ए और बी दोनों ने दोनों 4 के चारों गेम्स खेले हुए हैं। सो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बी प्लेड इन ऑल 4 गेम्स, आप इसका मीन कैसे निकालोगे। सो सिंपल है, आप क्या करोगे, जो उसके स्कोर्स हैं चारों में वो आप लिखोगे, उसके बाद टोटल ऑब्जर्वेशंस 4 हैं, 4 से उसको डिवाइड कर दोगे। सो हम वापस से टेबल देखते हैं, यहाँ पे बी के स्कोर्स देखो, बी के स्कोर्स हैं 0, 8, 6, 4, आप इन सबको क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे और उसके बाद इसको 4 से डिवाइड कर दोगे। दैट इज़ व्हाट यू हैव डन हियर, 0 + 8 + 6 + 4 यही स्कोर्स थे उसके, आपने सबको ऐड किया। ठीक है, 8 + 6 + 4, आप सारे के सारे इस तरीके से यहाँ पे ऐसे रफ कॉलम बना के यू कैन सॉल्व। ठीक है, यहाँ पे ऐसे रफ कॉलम बनाओ, 8 + 6 + 4 ऐसे प्लस करो और उसके बाद आपका आ जाएगा वैल्यू 18। 18 को आप 4 से डिवाइड करो। जब आप 18 को 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ देखो 2 2 ज़ा 4 और 2 9 ज़ा 18, ये जब कट होके कैंसिल होके आएगा तो आपके पास बचेगा 9/2। अब 9/2 को अगर आप डिवाइड करते हो, या तो आप 9/2 को 9/2 पे छोड़ दो, आपका आंसर तब भी करेक्ट है। लेकिन अगर आप फर्दर इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसको ऐसे करो, तो 2 4 ज़ा 8 और 1 बच गया, फिर पॉइंट लगाओ, यहाँ पर भी लगाओ, ये 0 लेकर के नीचे आओ, इट बिकम्स 10। नाउ 2 5 ज़ा 10 और रिमाइंडर हो गया 0 और आपका आंसर आ गया 4.5। ठीक है, सो दैट इज़ इट। नाउ द लास्ट पार्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन that we are going to discuss today, that is the fourth part of this question, who is the best performer।
तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि बेस्ट परफॉर्मर वो है जिसका मीन स्कोर सबसे ज़्यादा है, ठीक है, जिसने ज़्यादातर मैचेस में ज़्यादा रन बनाए हैं, वही हाईएस्ट या बेस्ट परफॉर्मर। तो आप देखोगे सभी का मीन स्कोर, तो मीन स्कोर आप देखो सी का कितना आया हुआ, यहाँ पे बी का आया है 4.5, आप देखो यहाँ पे इसका आया हुआ है 12.5, और सी ने तो खेले ही मैचेस कम हैं, तो अगर आप सी का भी कैलकुलेट करोगे तो उसका भी आएगा कम। तो हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मेंस, बिकॉज ए का हाईएस्ट मीन स्कोर है, दैट इज़ ऑफ 12.5, दैट इज़ वाई ए इज़ द हाईएस्ट परफॉर्मर। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का सारा डिस्कस करेंगे, और आप लोग इसको रिवाइज करना। बाकी के क्वेश्चंस जो हैं आपके, उसको भी आप अच्छे से अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। सब इसी पे बेस्ड हैं, बट टिल देन कीप स्टडिंग, स्टडी वेल।